हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का आपका 3 पार्ट मैंने खत्म कर दिया है। इस चौथे पार्ट में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से 31 पे आते हैं। बीडीएनए शोज, बीडीएनए क्या शो करता है। तो वहां पे बीडीएनए का आपसे प्रॉपर्टी पूछा है। मैंने आपको बताया कि रेगुलरली जो है बीएचयू के एग्जामिनेशन में एडीएनए, बीडीएनए और जेडडीएनए के बारे में पूछा गया है। तो बीडीएनए की प्रॉपर्टी क्या है, जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं इसमें से आपको चूज करना है। बीडीएनए शो करता है राइट हैंडेड कॉइलिंग एंड पैरेलल, जो इसके स्ट्रैंड होते हैं वो पैरेलल होते हैं। राइट हैंडेड कॉइलिंग होती है और एंटी पैरेलल होता है, या लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग होता है एंटी पैरेलल, या लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग होता है इसका पैरेलल। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे नीचे पहली बात तो बीडीएनए जो होता है इसका राइट हैंडेड हेलिक्स होता है, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स केवल जेडडीएनए होता है। तो जो आपका ए और बी है ये राइट हैंडेड होते हैं और जो आपका जेड है ये लेफ्ट हैंडेड होते हैं। ठीक, तो बीडीएनए मैंने आपसे बोला राइट हैंडेड है। अब अगर आप कोई भी डीएनए जब भी आप पढ़ते हैं तो जो उसके दोनों स्ट्रैंड होते हैं और आपसे पूछा जाए सिंपली कि वो पैरेलल होते हैं या एंटी पैरेलल होते हैं, तो आप भी बोलेंगे कि वो क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। तो आराम से आप इसका आंसर दे सकते हैं कि बीडीएनए जो होता है ये इसमें कॉइलिंग जो होती है राइट हैंडेड कॉइलिंग होती है और ये एंटी पैरेलल होते हैं इनके स्ट्रैंड। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। पूछा है आपसे कंफर्मेशनल वेरिएशन। कंफर्मेशन मतलब कंफर्मेशन किसी चीज का कैसा है, जैसे ये है एक हाथी है आपका, अब ऐसा भी हो सकता है, किसी और पोजीशन ऐसा भी हो सकता है। तो आप समझ लीजिए ऐसे ही मॉलिक्यूल का अलग अलग जो स्ट्रक्चर रहता है, एक ही मॉलिक्यूल का अलग अलग स्ट्रक्चर, उसको हम उसके अलग अलग जो मतलब आपके लिए जो पोजीशंस है उसमें इसको कंफर्मेशन बोलते हैं। कोई चीज किस पोजीशन में है, तो ये जो है आपसे पूछा जो कंफर्मेशन वेरिएशन होते हैं, मतलब बी डीएनए है, जेड डीएनए है या ए डीएनए है, आपको पता है ये सारे डीएनए ही है, बट जो इनके बीच में डिफरेंसेस हैं वो क्यों है, क्योंकि उनका कंफर्मेशन चेंज है। वो है तो डीएनए ही, पर ये अलग अलग क्यों है, क्योंकि उनके बीच में कंफर्मेशन वेरिएशन है। कोई इस फॉर्म में रहेगा, कोई खिंचा हुआ फॉर्म में रहेगा जहां पे बेस पेयर्स ज्यादा रहेंगे, कोई कंप्रेस्ड रहता है जहां पे बेस पेयर्स कम या जो भी हो। ऐसे से किसी में शुगर पकरिंग होता है, वो C2 इंडो है, C3 इंडो है, क्या क्या होता है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो इनमें जो कंफर्मेशन वेरिएशन है, अब यहाँ पे पूछा है आपसे, मैंने डिफरेंस पूछा है कि जो बी डीएनए और जेड डीएनए के बीच में कंफर्मेशन वेरिएशन होता है पार्शियली ये क्यों होता है। रोटेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, लॉस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, लैक ऑफ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन और इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। तो आप देखेंगे कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड तो ये बेसिस नहीं बनता किसी भी डीएनए के जो फॉर्म्स है उसके। लैक ऑफ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी नहीं बनता। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है कि ह्यूमिडिटी इंक्रीज हुई है या रोटेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो आप देखेंगे जब अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं तो इसमें जो करेक्ट है आपका आंसर वो है रोटेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहां पे होता है आपको पता होना चाहिए। जब कभी भी जहां पे डीएनए का स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर जब आप पढ़ते हैं, फॉस्फेट होता है, शुगर होता है और शुगर के एक पोजीशन पे आपका क्या लगा हुआ होता है, बेस लगा हुआ होता है। क्योंकि शुगर आपका कार्बोहाइड्रेट है, तो जो उससे अटैच बेस रहता है उस बॉन्ड को हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। तो जो ये रोटेशन होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का भी आप देखेंगे, इसकी वजह से बी और जेड डीएनए के बीच में डिफरेंसेस होते हैं। ये देखिए, ZDNA is radically different duplet structure with two strand coiling in left-handed helices। अब देखिए ZDNA अलग है, मैंने आपसे बोला कि ये लेफ्ट हैंडेड होता है, बाकी सारे राइट हैंडेड होते हैं। तो इस ZDNA zigzag पैटर्न का होता है, इसलिए इसको ZDNA बोलते हैं। ठीक है, ZDNA कैन फॉर्म, ये कब बनता है, when the DNA is in alternating purine pyrimidine sequences such as GC GC GC। और ZDNA कब बनता है, तो आप ऐसा क्वेश्चन आया था, मैंने उसको एक्सप्लेन किया था पिछले पार्ट्स में कि GC का जब अल्टरनेटिंग फॉर्म रहते हैं तो ये GC को फेवर करता है। ग्वानिन है, एक साइटोसिन है, ग्वानिन आपका
प्यूरिन है, साइटोसिन क्या है, pyrimidine है। तो वही अल्टरनेटिंग प्यूरिन एंड pyrimidine सीक्वेंसेस ऑफ जीसी का ये फेवर करता है ZDNA के फॉर्मेशन में। एंड इंडीड द जी एंड सी न्यूक्लियोटाइड्स आर इन डिफरेंट कन्फर्मेशन। और ये फेवर क्यों करता है, जी और सी जो न्यूक्लियोटाइड होता है यही आपका अलग अलग कन्फर्मेशन में रहते हैं जो ZDNA को zigzag पैटर्न देते हैं। द बिग डिफरेंस इज एट द जी न्यूक्लियोटाइड। अब जो बड़ा वाला डिफरेंस होता है ये आपका Z न्यूक्लियोटाइड पे पाया जाता है, जी न्यूक्लियोटाइड, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड। इट हैव सुगर इन C3 इंडो कन्फर्मेशन। कह रहा है जो यहाँ पे जी न्यूक्लियोटाइड होता है, जहां पे ग्वानिन शुगर के साथ जुड़ा हुआ होता है, ये C3 प्राइम इंडो कन्फर्मेशन में होता है। जैसे कि A में भी यही पाया जाता है, A में और Z में, ये दोनों में ये जो C3 है ये इंडो होता है, मतलब इनसाइड, इन कॉन्ट्रास्ट टू बी फॉर्म ऑफ डीएनए। बी में ये क्या होता है, एक्सो फॉर्म में होता है, ठीक, C3 एक्सो होता है। एंड द ग्वानिन बेस इज इन द सिन कन्फर्मेशन। और जो ग्वानिन होता है, अब देखिए जब इंडो होगा तो सिन कन्फर्मेशन में होगा। दिस प्लेसेस द ग्वानिन बैक ओवर द शुगर रिंग। अब देखिए क्या मैं आपको दिखाऊं, ये जैसे हो गया, ये है आपका मान लीजिए शुगर, ठीक है, राइबोस शुगर या डीऑक्सराइबोस शुगर। अब यहाँ पे बेस जुड़ा हुआ, मान लीजिए ये ऐसा बेस, ये मान लीजिए ग्वानिन का बेस है। अब ये क्या हुआ, ये एक्सो पोजीशन हुआ, ठीक, अरे एंटी कन्फर्मेशन हुआ, ये एंटी है। सिन कब होगा, जब ग्वानिन ऐसे जुड़ा हो अंदर की तरफ, ठीक है। तो एक मिनट, ये रहा आपका, ओके। तो ये हो गया यहाँ पे, ऐसे मान लीजिए है तो एक्सो इधर की तरफ आ गया तो इंडो, ठीक है, ऐसे रोटेशन उसमें रहता है। तो अरे ये तो अलग चीज होगा। सिन और एंटी में बता रहा, सिन और एंटी कब बोलते हैं, सिन मतलब सेम साइड और एंटी का मतलब अपोजिट साइड। तो ये सिन कन्फर्मेशन में रहता है यहाँ पे ग्वानिन, ठीक, किसमें, ZDNA में और ADNA में। अब ये तो हो गया, दिस प्लेसेस ग्वानिन बैक ओवर द शुगर रिंग इन कंट्रास्ट टू यूजुअल एंटी कन्फर्मेशन सीन इन A and B फॉर्म न्यूक्लिक एसिड। अब ये देखिए एंटी कन्फर्मेशन रहता है A और B फॉर्म में, और यहाँ पे सिन कन्फर्मेशन में रहता है, ठीक। Note that having the base in the anti-conformation places it in the position where it can readily form H bond। अब देखिए एंटी कन्फर्मेशन में क्या रहता है, एंटी कन्फर्मेशन में जब रहता है तो वो इस जगह पे प्लेस रहता है कि जहां से आराम से दूसरे वाले न्यूक्लियोटाइड से H बॉन्डिंग हो सके विद द कॉम्प्लीमेंट्री बेस ऑन द अपोजिट स्टैंड, दूसरे स्टैंड पे जो आपका न्यूक्लियोटाइड है। द डुप्लेक्स इन ZDNA हैज टू अकोमोडेट द डिस्टॉर्शन ऑफ दिस जी न्यूक्लियोटाइड इन सिन कन्फर्मेशन। अब जो आपका इसमें जी न्यूक्लियोटाइड ऐसा है, सिन कन्फर्मेशन में है, तो इसमें जो H बॉन्डिंग बनना रहता है वो थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ता है, डिस्टॉर्ट होके। द साइटोसिन इन द एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड ऑफ ZDNA इज इन द नॉर्मल C2 इंडो कन्फर्मेशन। अब दूसरे वाले पे जो C आपका साइटोसिन है वो नॉर्मल कन्फर्मेशन में रहता है, मतलब C2 इंडो एंटी कन्फर्मेशन। अब यहाँ पे जो आपका C3 है ये C3 इंडो होता है पर सिन पोजीशन में रहता है। यहाँ पे आप ये इसका पिक्चर देख सकते हैं, ये देखिए जो यहाँ पे आपका ZDNA है इसमें क्या होता है, ये आपका हो गया शुगर, ठीक है, ये आपका शुगर हो गया, यहाँ से इसमें फॉस्फेट जुड़ा है। C2 जो है इंडो कन्फर्मेशन में रहेगा, आप ऊपर देख रहे हैं ना, ये ऊपर की तरफ रहता है तो इंडो, नीचे की तरफ रहता है तो एक्सो। यहाँ पे भी C3 जो है इंडो पोजीशन में ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो ये देखिए C2 इंडो शुगर पकड़ BDNA में है ये, और यहाँ पे क्या है C3 इंडो शुगर पकड़ इन ZDNA में यही कंफ्यूजन, ग्वानिन का पोजीशन बताया है, BDNA में ग्वानिन का पोजीशन और ZDNA में ग्वानिन का पोजीशन। इधर क्या है C2 इंडो है, C3 इधर यहाँ कहीं पे होगा, ये बाहर की तरफ, इधर C2 वाला पोर्शन जो है वो ऊपर की तरफ रहता है, ठीक है, बेस के साइड में, ठीक। और इधर जो ये ग्वानिन है ये एंटी पोजीशन में, मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है। लेकिन आप देखेंगे ZDNA में जो आपका ये C2 वाला नहीं C3 वाला ऊपर रहता है, तो इसको C3 इंडो कन्फर्मेशन बोलते हैं। और यहाँ पे जो आपको ग्वानिन रहेगा, इसका छोटा वाला रिंग देखिए इधर है ना,
इधर इसका छोटा वाला रिंग इधर है, बड़ा वाला रिंग इधर होगा, इस साइड शुगर के साइड ही, तो इसलिए सिन पोजीशन इसको बोलते हैं। तो यही डिफरेंसेस है इसमें कि जो कंफर्मेशन वेरिएशन है बी डीएनए और जेड डीएनए में, वो क्या है, पार्शियली ड्यू टू रोटेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नेक्स्ट पे चलते हैं, द यूकैरियोटिक डीएनए इन नेटिव फॉर्म डीएनए इज प्रेजेंटेड। कह रहा है जो अपना यूकैरियोटिक डीएनए होता है, इसमें जो आपका डीएनए होता है, ये नेटिव फॉर्म क्या होता है इसका, मतलब जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है, द मोस्ट कॉमन फॉर्म इज ऑलवेज वो बी फॉर्म। तो बी कंफर्मेशन क्या है आपका, मोस्ट कॉमन फॉर्म है, जिससे हम नेटिव फॉर्म भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं, क्रोमैटिन इज कंपोज्ड ऑफ, क्रोमैटिन किसका बना हुआ होता है, तो क्रोमैटिन किसका बना हुआ होता है, हिस्टोन तो आप जानते ही हैं, डीएनए तो आप जानते ही हैं, पर वहां पे नॉन हिस्टोन्स और कुछ आरएनए भी पाए जाते हैं। तो क्रोमैटिन इज ऑलवेज मेड अप ऑफ हिस्टोन्स, नॉन हिस्टोन्स, डीएनए एंड आरएनए। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं, which one of the following is incorporated into DNA as a base analog। देखिए म्यूटेशन जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे आपको कई सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं कि कौन सा एल्किलेटिंग एजेंट है, बेस एनालॉग कौन से हैं, हाइड्रोक्सिलेटिंग एजेंट कौन कौन से हैं, डीएमिनेटिंग एजेंट्स, इंटरकैलेटिंग एजेंट्स, ये रेगुलरली आपसे पूछे जाते हैं, इनका नाम आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा एल्किलेटिंग एजेंट है, एल्किल ग्रुप ऐड करता है, बेस एनालॉग कौन से हैं जो एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन या थायमिन के जैसे दिखते हैं, इसलिए इनको बेस एनालॉग्स बोलते हैं। हाइड्रोक्सिलेटिंग एजेंट्स में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ऐड करते हैं इन सब बेसिस पे, डीएमिनेटिंग एजेंट जो अमीनो ग्रुप को रिमूव कर लेते हैं, इंटरकैलेटिंग एजेंट जो वहां पे इनके बेस पेयर्स के बीच में इंटरकैलेट करते हैं खुद को। तो यहाँ पे आपसे पूछा है बेस एनालॉग के तरीके से कौन सा इसमें से काम करता है, एथिल मेथिल सल्फोनेट, नाइट्रस एसिड, 5 ब्रोमो यूरेसिल और सोडियम एजाइड। तो आप देखेंगे कि जो इसमें से सबसे अलग है, पहली बात तो बेस एनालॉग क्या कौन सा है आपका, ब्रोमो 5 ब्रोमो यूरेसिल। सोडियम एजाइड क्या है, NaN3, ये केमिकल म्यूटेशन है जो क्या है, एक पावरफुल म्यूटेशन है क्रॉप प्लांट्स के लिए। ये जो म्यूटेजेनेसी है कैसे करता है, ये ऑर्गेनिक मेटाबोलाइट बनाता है, एक एजाइड कंपाउंड बनाता है, तो ये मेटाबोलाइट है। दिस मेटाबोलाइट्स इंटर इनटू द न्यूक्लियस, इंटरैक्ट टू डीएनए एंड क्रिएट पॉइंट म्यूटेशन कॉज करता है। तो सोडियम एजाइड क्या करता है, पॉइंट म्यूटेशन कॉज करता है। वहीं अगर आप देखें एथिल मेथिल सल्फोनेट, तो ये आपका आता है एल्किलेटिंग एजेंट में, एक दो चीजें हैं इसमें, डाई टू क्लोरो एथिल सल्फाइड, एथिल मीथेन सल्फोनेट, एथिल ईथेन सल्फोनेट, ये सारे आपके एल्किलेटिंग एजेंट्स हैं। बेस एनालॉग की बात करें तो यहाँ पे आपको 5 ब्रोमो यूरेसिल तो मिला ही, एक और है आपका 2 एमिनो प्यूरिन, ये भी क्वेश्चन में आता है। हाइड्रोक्सिल एजेंट्स अगर कभी आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सिलामीन, हाइड्रोक्सिलामीन, ठीक। डीएमिनेटिंग एजेंट नाइट्रस एसिड जो यहाँ पे है आपका, और इंटरकैलेटिंग एजेंट्स आपसे पूछा जाए तो 2,8 डाइएमिनो एक्रिडीन। तो ये सारे आप टेबल कहीं पर नोट कर लीजिए, ठीक है, या स्क्रीनशॉट रखिए इसका। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं, सैटेलाइट डीएनए इज मेड अप ऑफ, सैटेलाइट डीएनए किससे बना हुआ होता है, टैंडम रिपीट सीक्वेंसेस, यूनिक सीक्वेंसेस, नॉन टैंडम रिपीट सीक्वेंसेस या इंटरस्पर्स्ड रिपीट सीक्वेंसेस। तो सैटेलाइट डीएनए मैंने आपसे बोला था, ये एक बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, एक बार पूछा जा चुका है। ये सैटेलाइट डीएनए टैंडमली रिपीट सीक्वेंसेस से मिलकर बने हुए होते हैं। देखिए एक रिपीटेटिव डीएनए होता है, यूनिक सीक्वेंसेस होता है। यूनिक सीक्वेंसेस वो सीक्वेंसेस होते हैं जो आपका कोड करते हैं किसी प्रोटीन या एंजाइम के लिए, वही और सारे रिपीटेटिव सीक्वेंसेस में आते हैं, ठीक है। जैसे नॉन टैंडमली रिपीट सीक्वेंसेस तो अलग हो गए। टैंडमली मींस टैंडम, मैंने आपसे बताया था 3-4 बेस पेयर जो होगा सीक्वेंस, वो बार बार साइड बाय साइड रिपीट होता चला जाता है। वही इंटरस्पर्स्ड रिपीट सीक्वेंसेस ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं जो रिपीट तो रहते हैं पर जीनोम में दूर रिपीट रहते हैं, वो कहीं भी हो सकते हैं, डिस्पर्स रहते हैं जीनोम में। सैटेलाइट डीएनए इज मेड अप ऑफ टैंडमली रिपीट सीक्वेंसेस। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं, पूछा है यहाँ पे आपसे डीएनए पॉलीमरेज 3 किस में इन्वॉल्व होता है, डीएनए के डैमेज के रिपेयर में या आरएनए के रिमूवल में, डी नोवो सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए और लोडिंग हेलिकेज और प्राइमेज। तो जो आपका डीएनए पॉलीमरेज 3 है, एक्चुअली दिस इज द मेन एंजाइम व्हिच इज इन्वॉल्व इन द replication, okay, main enzyme that adds nucleotides in the 5' to 3 direction। तो अगर आप बात करें यहाँ पे रिमूवल ऑफ आरएनए, तो ये किसका होता है, एक मिनट,
ये देखिए रिमूव्स आरएनए। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का ये फंक्शन होता है जो आपका ए में दिया हुआ है। एक तो इसके पास एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है और ये आरएनए प्राइमर जो, क्योंकि डीएनए जो होता है ये किसी अगर रिप्लिकेशन करते टाइम ये न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है डायरेक्टली किसी वहां पे नहीं, इसको एक आरएनए प्राइमर की जरूरत होती है, उस पे ये लगाता हुआ चला जाता है। तो वो जो आरएनए प्राइमर बना उसको रिमूव करना होता है, उसको रिमूव करने का फंक्शन डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का है। तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज थर्ड का फंक्शन पूछा है। तो रिपेयर अगर हम बात करें तो डीएनए पॉलीमरेज सेकंड का काम है रिपेयर करना, फर्स्ट का काम है रिमूवल ऑफ आरएनए और लोडिंग हेलिकेज प्राइमेज। तो ये इसका क्या है, न्यूक्लियोटाइड इज बीइंग एडेड हैज रिड्यूस्ड द स्ट्रेस, ये तो अलग चीजें हो गई। तो यहाँ पे इसका फंक्शन तो नहीं दिया है कि हेलिकेज और प्राइमेज को कौन लोड करता है, पर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का ये फंक्शन नहीं है। मैंने आपसे बोला डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आपका मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है जो सिंथेसिस करता है नए स्ट्रैंड का। लेकिन यहाँ पे दिया है ऑप्शन में कि डी नोवो, डी नोवो का मतलब होता है डी नोवो डीएनए सिंथेसिस रिफर टू द सिंथेटिक क्रिएशन ऑफ डीएनए, सिंथेटिक, ध्यान रखिए सिंथेटिक, rather than assembly or modification of natural precursor template DNA sequences. DNA polymerase cannot add primers and therefore needs primase to add the primer de novo. कह रहा है ये अपने से कभी खुद से जो है प्राइमर ऐड नहीं करता, इसलिए इसको क्या चाहिए, प्राइमेज चाहिए जिससे कि प्राइमर ऐड हो सके। तो यहाँ पे क्या है, ये सिंथेसिस जो होता है, आंसर तो आपका बीएचयू की में यही दिया हुआ है, डी नोवो सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। पर डीएनए पॉलीमरेज डी नोवो का मतलब सेल्फ से नए स्ट्रैंड का सिंथेसिस नहीं करता है, इसको चाहिए होता है प्राइमर। तो अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके बारे में क्लियर नहीं है। अगर आपको इसके बारे में एक्सप्लेनेशन मिलता है करेक्ट तो जरूर कमेंट करिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। द मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, इसके बारे में मिचेल्सन एंड स्टाल ने एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाया था कि डीएनए का रेप्लिकेशन का मोड क्या होता है, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव, डिस्पर्सिव और रेपिटेटिव। तो आपको पता है कि अगर फिर भी बात करें वैसे तो डीएनए का रेप्लिकेशन आपको पता होना चाहिए सेमी कंजर्वेटिव होता है। सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन वाज फर्स्ट डेमोंस्ट्रेटेड इन ई कोलाई एंड द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग टू आइडेंटिकल रेप्लिकास फ्रॉम वन ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल। ओके, यहाँ पे अगर हम सारे की बात करें, रेपिटेटिव तो अलग है, इसका किसी लेना देना नहीं है डीएनए रेप्लिकेशन से। सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव, अगर डिस्पर्सिव मोड की बात करें तो तीन पोस्टुलेट थे सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन से। इसमें सेमी कंजर्वेटिव क्या कहता है कि जो ये दो हेलिक्स हैं ये अलग होते हैं और एक एक पे नया स्ट्रैंड बन जाता है। तो मतलब इसमें हाफ तो जो एक स्ट्रैंड है ये तो नया बना दोनों में और एक पुराना वाला रह जाता है, इसीलिए इसको सेमी कंजर्वेटिव बोलते हैं, मतलब हाफ कंजर्व। तो सेमी कंजर्वेटिव और यही मोड का रेप्लिकेशन आप पढ़ते हैं, यही होता भी है। और जो बाकी जो पोस्टुलेट थे कि कंजर्वेटिव हो सकता है, डिस्पर्सिव हो सकता है, इसमें ऐसा नहीं होता कि मतलब इसका पॉसिबिलिटी नहीं है कंजर्वेटिव होने का ना। ये देखिए स्टार स्टार लगा है दोनों में, नॉट फाउंड टू बी बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंट, नहीं ये नहीं है कि डिस्पर्सिव हो कि ऐसा आधा नया बन जाए आधा पुराना बन जाए, या कंजर्वेटिव में एक पूरा का पूरा कंजर्व रहे एक पूरा का पूरा आपका नया बन जाए। ठीक है, तो मोड क्या है डीएनए रेप्लिकेशन का, सेमी कंजर्वेटिव। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इनहिबिट्स डीएनए रेप्लिकेशन। अब यहाँ पे तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या आरएनए पॉलीमरेज डीएनए रेप्लिकेशन को इसमें से कोई इनहिबिट नहीं करता है। शायद क्वेश्चन गलत हो, शायद यहाँ पे इनहिबिट के जगह इनिशिएट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इनिशिएट डीएनए रेप्लिकेशन, देन द आंसर विल बी आरएनए पॉलीमरेज। ठीक, आरएनए पॉलीमरेज, देखिए वंस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इज एक्सेसिबल एट द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन कैन बिगिन। However, DNA polymerase third is able to add nucleotide only in the 5' to 3' direction. A new DNA strand can only extended, केवल ये extend कर सकता है. This is because DNA polymerase require a free 3' OH group to which it can add nucleotide by forming a covalent phosphodiester bond between 3' OH and the 5' phosphate of the mixed nucleotide. This also means that it can not add nucleotide if a free 3' OH group is not available. तो मैंने जो आपको बोला कि इसको प्राइमर की जरूरत पड़ती है, प्राइमर का जो 3' OH ग्रुप रहता है उस पर ये ऐड कर सकता है, ये नया सिंथेसाइज नहीं कर सकता उस पर खुद से।
which is the case for a single strand of DNA. The problem is solved with the help of RNA sequence that provide the free 3' OH end. Because this sequence is allowed to start of the DNA synthesis, it is appropriately called the primer. इसलिए इसको primer बोला जाता है. The primer is 5 to 10 nucleotide long and complementary to the parental or template DNA. It is synthesized by RNA polymerase, which is an RNA polymerase. अब ये जो नया आपका प्राइमर सिंथेसाइज होता है, ये आरएनए प्राइमेज सिंथेसाइज करता है, जो एक्चुअल में क्या है, कोई चीज प्राइमेज है और वो आरएनए का वो बना रहा है, तो वो क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज ही होगा, बिकॉज दैट यूजेस द न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ आरएनए, मींस AUGC नॉट ATGC. ओके, सो आरएनए पॉलीमरेज होगा, पर यहाँ पे इनिशिएट होगा, नॉट इनहिबिट. क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं. Which of the following covalent bond forms during replication? पूछा है आपसे कि डीएनए रिप्लिकेशन में कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, फास्फोएस्टर बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड और फास्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड. तो इसका करेक्ट आंसर है एस्टर बॉन्ड. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एस्टर बॉन्ड ही है, एक्चुअल में ये एस्टर बॉन्ड है. अब फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड की बात कर लें, ये कब होता है, व्हेन एग्जैक्टली two of the hydroxyl group in a phosphoric acid react with the hydroxyl group of on the other molecule to form two ester. जब दो एस्टर बॉन्ड रहता है तब बीच में फॉस्फेट की वजह से तब फास्फोडाइएस्टर रहता है. ठीक, जो आपका डीएनए पाया जाता है. ईच ईस्टर बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन रिएक्शन व्हिच इज वाटर लॉ, जिसमें वाटर निकलता है. दिस बॉन्ड इज द की स्ट्रक्चर फीचर ऑफ द बैकबोन ऑफ डीएनए एंड आरएनए एंड लिंक्स द 3' कार्बन ऑफ द वन न्यूक्लियोटाइड to the 5 carbon of the another produce the strand of DNA and RNA. The key difference between phosphodiester bond and phosphoester bond is that, अब देखिए जो आपका phosphodiester और phosphoester bond में differences क्या है, इसमें key difference ये है कि phosphodiester bond जो है तब बनता है जब सुगर मॉलिक्यूल बाइंड करता है एक फॉस्फेट ग्रुप से और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप से. मतलब शुगर है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तब उससे फॉस्फेट लगा, ये फॉस्फोडाइएस्टर होगा, इसमें ये फीचर रहता है. ठीक, और फास्फोएस्टर में क्या होता है, शुगर मॉलिक्यूल डायरेक्टली बाइंड करता है फॉस्फेट ग्रुप से. ठीक, एटीपी जैसा है, तो न्यूक्लियोटाइड कंसिस्टिंग ऑफ एन एडेनिन बेस attached to the ribose sugar which is attached to 3 phosphate group. These 3 phosphate groups are linked to one another by two high energy bond. इसको हम फास्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड कहते हैं, जो आपका डी ऑप्शन है, फास्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड. क्या ये होता है डुप्लीकेशन में? तो नहीं, ऐसा नहीं है. ऐसे आप एटीपी का स्ट्रक्चर देखते हैं, एटीपी है बेस एडेनिन शुगर, फिर उससे 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच रहते हैं. तो पहला छोड़ के जो 2 फॉस्फेट से फॉस्फेट लगे हुए होते हैं, जो बॉन्ड वो हाई एनर्जी के बॉन्ड रहते हैं, उन्हें हम फास्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड बोलते हैं. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एस्टर बॉन्ड. ये रहा आपको क्वेश्चन नंबर 40. यहाँ पे एंड होता है ये वाला पार्ट. मिलता है आपसे इसके अगले वाले पार्ट पे, जहां पे हम बात करेंगे बाकी के बचे हुए क्वेश्चन के बारे में, उसका आंसर और उसका एक्सप्लेनेशन. आप ये वीडियो देख रहे थे आपके चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी पे. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, तो नीचे आपको सब्सक्रिप्शन का बटन दिख रहा होगा, वहां पे क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको रेगुलरली वीडियोस अपलोड करके देता है, जिससे आपका इस चैनल का कोई वीडियो मिस ना हो. ओके, चलता हूँ, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.